हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत छोटा सा सेशन है और बहुत लोगों के लिए ये शायद एक गेम चेंजिंग सेशन होगा। सो सबसे पहले सब मेजर अनाउंसमेंट्स। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। 40 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, गारंटेड स्कॉलरशिप है टू द टॉप 80% एजुकेटर्स, चांस टू स्पेंड अ डे विद अ ब्यूरोक्रेट आल्सो, काउंसलिंग सेशन विद अन अकैडमी टॉप एजुकेटर। ये दिसंबर 17 को 11 बजे। कि आपको ना थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से देखना। देखो तुम ना, हमारी लाइफ की ट्रेजेडी, इस जनरेशन की ट्रेजेडी क्या हो गई है कि हम अनसीरियस चीजों को, जो कॉमिकल चीजें हैं ना, अगर अनसीरियस कोई वर्ड होता है तो अनसीरियस यानी कि कैजुअल चीजों को ना हम बड़ा सीरियसली लेने लग गए, और जो सीरियसली चीजें हैं ना उसमें हम लोग इंजॉयमेंट ढूंढने लग गए। मेरी बात समझ में आ गई? उसको हम लोग बड़ा कैजुअली लेने लग गए। जैसे सर मैंने इंस्टा पे फोटो डाली थी, 2 ही लाइक्स आए सर। ओके, ऐसी चीजों को बड़ा सीरियसली लेने लग गए हो। ओके, अबे क्या फर्क पड़ता है लाइक्स आए कि नहीं, अपने आप को खुद ही लाइक कर दो 6-7 बार। ऑलराइट, सो इन चीजों को हम लोग बड़ा सीरियसली लेने लग गए। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सीरियस चीज है जैसे यूपीएससी, ये तुम्हारा करियर है, इसमें तुम एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो। जैसे यूट्यूब पर तुम एंटरटेनमेंट ढूंढने लग गए हो। सो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर के लिए बोर होना सीखो। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स, राइट, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, राइट, मैं तुमको थोड़ा सा बोर करना चाहता हूं, लेकिन तुम इन वर्ड्स को ऐसे सुनो कि ये तुम्हारी करियर को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है, राइट। सो लेट अस पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस पार्ट। सी, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला व्हाट इज एन आंसर। ओके, व्हाट इज एन आंसर? सर एन आंसर का व्हाट से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आंसर हो गया? नहीं बेटा, स्कूल में आंसर की डेफिनेशन कुछ और थी, कॉलेज में आंसर की डेफिनेशन कुछ और होती। मेरी बात समझ में आ रही? और यूपीएससी में आंसर की डेफिनेशन कुछ और होती। प्रॉब्लम सारी की सारी यही दुख है। जब हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन करने आ गए तो हमको लगा कॉलेज का ही थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप है, उसको यूपीएससी बोलते हैं। नहीं बेटा, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। दिस इज द हेडेक। स्कूल में तुम्हें लिमिटेड सिलेबस आता था। हाँ सर। कॉलेज में थोड़ा बहुत लिमिटेड आता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है सिलेबस। यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल सिलेबस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया? ये एक अनप्रडिक्टेबल सिलेबस है, किसी को नहीं पता क्या आने वाला है। स्कूल में तुम्हारी एक टीचर बोलती थी, बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इवन बोर्ड्स के टाइम पर हमें एग्जैक्टली मालूम था क्या क्या पूछने वाले। कॉलेज में 90% तो पता होता है, लेकिन 10% कभी कभी ऊपर नीचे से आ जाता है। लेकिन यूपीएससी, आज तक तुम्हें जितना आज तक ये नहीं पता कि आज स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, उतना ही तुमको नहीं पता कि यूपीएससी में क्या आने वाला है। नोबडी नोस। उनका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, उस सिलेबस का मतलब एक्चुअली है एवरीथिंग। हाँ सर, दुनिया में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कर दिया है एवरीथिंग में। एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो व्हाट इज एन आंसर की एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज अ लिमिटेड सिलेबस, और लिमिटेड सिलेबस में फिर एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर भी हो जाता है, तुम्हें पता भी होता है क्या होता है। कॉलेज में भी आंसर करीब करीब प्रेडिक्टेबल होता है, सीनियर्स बता देते हैं। यूपीएससी का आंसर अलग अलग होगा। सर अलग अलग क्यों होगा? इसका भी सेम ही आंसर होना चाहिए। नहीं बेटा, इसका आंसर अलग अलग होगा। इसका आंसर इसीलिए अलग होगा,
बिकॉज यूपीएससी तुमसे शॉर्ट नोट नहीं पूछ रही, यूपीएससी तुमसे लॉन्ग आंसर नहीं पूछ रही, यूपीएससी तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही है। समझो, यूपीएससी तुम्हारा स्कूल नहीं है, यूपीएससी तुम्हारा कॉलेज नहीं है। यूपीएससी ये चेक करना चाहते हैं कि भविष्य में ये बच्चे आईएएस बनने लायक हैं, आईपीएस बनने लायक हैं, आईएफएस बनने लायक हैं या नहीं है। आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, आईएफएस ऑफिसर को शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। उसके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, जिंदगी का एक प्रॉब्लम आने वाला है, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। आर देयर प्रॉब्लम्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम? Suggest reforms in our system to ensure a vibrant democracy. अरे बाप रे सर, सुमित कोई और सजेशन देगा, स्नेहा कोई और सजेशन देगी, नवनीत कोई और सजेशन देगा, खुशी कोई और सजेशन देगी। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? यस और नो? किसी किसी को कोई और प्रॉब्लम लगेगी, किसी को कोई और प्रॉब्लम लगने वाली है, किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में प्रॉब्लम लगेगी, कोई बोलेगा छोड़ो सर वो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम होगी, कोई बोलेगा नहीं सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रॉब्लम होगी। हर एक का प्रॉब्लम देखने का नजरिया अलग और हर एक का प्रॉब्लम्स का रिफॉर्म सजेस्ट करने का तरीका अलग। Everyone has understood this or not? ये सब लोग एक्नॉलेज करते हैं या नहीं? नवनीत कोई और प्रॉब्लम देखेगा, जतिन कोई और प्रॉब्लम देखेगा, रुद्र प्रताप कोई और प्रॉब्लम देखेगा, भावु कोई और प्रॉब्लम देखेगा और तुम लोग सब लोग अलग अलग सोल्यूशन देंगे। यस और नो? सबको समझ में आया? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आंसर्स ढूंढने बंद करो। क्या ढूंढने बंद करो? जो मैंने बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स को देखते हुए देखा है, सर एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आंसर दे दो सर, मॉडल आंसर दे दो सर, हमने टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लिए। बेटा ये तुम्हारा एग्जाम है, एग्जामिनर वांट्स टू गेट योर अप्रोच, तुम्हारा थॉट देखना चाहता है वो। बात समझ में आया? ही वुड लाइक टू आस्क योर थॉट ऑन दिस पार्ट, और वो हर चीज में, चाहे वो PSIR हो। ओके, एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म, तुम्हें 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ओके, प्लेटो के आइडियलिज्म के ऊपर अगर मैं एक किताब लिख दूं ना बेटा, तो 50 लाख वर्ड्स में आएगा सर। 50 लाख भी कम होंगे सर, 5 करोड़ वर्ड्स में डालोगे। एवरीवन इज सर 50 बुक लिखी हुई है भाई ने, रिपब्लिक करके। ओके, और उसके बाद एरिस्टोटल्स क्रिटिक होगा तो सर उसमें अनदर 50 लाख डाल दो। 1 करोड़ वर्ड्स में से तुमको 150 वर्ड्स निकालने। वैभव तू तो कुछ और निकालेगा, प्रज्ञा तू तो कुछ और देखेगी। एम आई करेक्ट? तुम्हें क्या दिखाई दिया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तुम्हें कुछ दिखाई दिया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी एग्जाम है, मेरी बात समझना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, ये मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, सो तुमको मैक्सिमम स्कोर करना है। तुम्हें क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर करना है। तुम्हें एक्सेलेंट मार्क्स चाहिए। इवन एक आंसर में तुम्हें टारगेट करना है, टारगेट करना है कम से कम 7 आउट ऑफ 10। थोड़े कम ज्यादा में होते होते काम होते जाएगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? लेकिन क्या ये मुमकिन है? डू यू नो कि इसका एक मेथड है? देयर इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एन आंसर, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन आंसर। सो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन आंसर, बट उसके लिए तुम्हें एक मेंटल फ्रेमवर्क में चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग रेडी हो? हाँ सर, सब लोग रेडी हो? सो सबसे पहले अपने आप को स्टूडेंट मत सोचो। सबसे पहले
तुम अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर सोचना स्टार्ट कर दो कि जी मेरे को एक प्रॉब्लम दी जाती है। ओके, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। पहले मुझे, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले मुझे स्टेप नंबर 1, मुझे एग्जामिनर को ये बताना है, मुझे टेस्ट करने वाले को ये बताना है, एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्योंकि उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम समझ में आ गई। Everyone has understood. It is not that simple a thing. All right. India and China are two giant neighbors. However, peace has always eluded them. क्या बोल रहे हो सर? पोएट्री कर रहे हो क्या? India and China are two giant neighbors, two Asian giants, but peace has always eluded them. क्या बोलना चाह रहे हो सर? सर थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को एग्जामिनर को बताने दो कि इंडिया एंड चाइना दो बड़े जायंट कंट्रीज है, दोनों नेबर्स है, लेकिन हमारे बीच में पिछले कई सालों से कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई वॉर, कोई ना कोई पंगा होता रहता है। ये मुझे समझाना है। एंड आई अग्री टू दिस स्टेटमेंट। हाँ सर, हमेशा यू अग्री, बिकॉज ये उसने प्रॉब्लम दी है कि हाँ साहब ये प्रॉब्लम है। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सबसे पहले तुम्हें एग्जामिनर को ये बात बता देनी है इन वेरी क्लियर वर्ड्स कि सर मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। इस स्टेटमेंट को बोला जाता है तुम्हारे आंसर का इंट्रोडक्शन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इसको क्या बोला जाता है? तुम्हारे आंसर का इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में तुम लोग क्या करोगे? इंट्रोडक्शन में तुम अपनी स्टेटमेंट दोगे, जिसमें तुम ये बता दोगे एग्जामिनर को कि मुझे समझ में आ गया है कि मुद्दा क्या है। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Everyone has understood this or not? What is the issue? What is the problem? I have identified, I have understood the problem. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल, राइट? एग्जाम्पल, मेरे पास प्रॉब्लम है कि इंडिया और चाइना, सपोज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, ओके, एक ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि इंडिया एंड चाइना इश्यूज आर नो लॉन्गर, मैंने क्या बोला? इंडिया एंड चाइना इश्यूज आर नो लॉन्गर बायलैटरल। ये सिर्फ दो इस देशों की लड़ाई नहीं है, दे हैव मल्टीलैटरल या फिर इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल एग्री करे। मेघना बोल रही है बिल्कुल एग्री करे, मंजू बिल्कुल एग्री करिए। लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, क्या लिखना है कि इंडिया एंड चाइना, राइट, के पास जो रिलेशनशिप्स है, राइट, वो हमारे बीच में बड़े पुराने इश्यूज है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो तुम इंट्रोडक्शन करोगे, ओके, कि हमारे बीच में परमानेंट इश्यूज है। तो मैंने क्या बोला था? एल्यूडिंग ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सर ये तो बड़ा सॉलिड कोट है, ये माओ की स्टेटमेंट है, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना। ध्यान से सुनो, राइट? These views clearly depict the ideology of China, whereas India followed ideology of Gandhism, Nehruism, peaceful coexistence. इसीलिए the radical difference in ideology is the core reason for a tense relationship between the two nuclear powers and global powerhouses. सर एग्जामिनर को एक वर्ड में समझ में आ जाएगा, एक लाइन में समझ में आ गया कि यस, इंडिया एंड चाइना हैव मेनी इश्यूज, और
हमारे बीच में जो इश्यूज है, डिफरेंसेस है, वो विचारधारा के, आइडियोलॉजी के। बात समझ में आ रहा है? ये सुनो, और इसका कोई एक तरीका नहीं है। ओके, ये मैंने तुम्हें एक मॉडल आंसर 1 पता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, कि चाइना के बारे में देख लो सर। सर, चाइना's historical ushering from an era of Tao Guang Yang हुई टू, अब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तब तुमको ये सब फैक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन समझो। टू अ वुल्फ वॉरियर स्टेट, अ मोर अग्रेसिव चाइना हैज आल्सो टेकन इन, ध्यान से सुनो, a more aggressive China has also taken India-China bilateral relationship from a relatively peaceful, accommodative, economy-centric relationship of the post-1970s to a more confrontational and militarily challenging one. These developments pose a larger global and strategic order. सर, समझ में आ गया? Everyone has understood this or not? पहले ही 3-4 लाइंस में तुम्हें ये दिखा देना पड़ेगा एग्जामिनर को, दैट तुम्हें ये एग्जामिनर को दिखा देना पड़ेगा कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है, सबको समझ में आया। जैसे जब मेरे पास एज अ लॉयर कोई केस आता है, जब मेरे पास एज अ लॉयर कोई केस आता है, ओके, तो सबसे पहले सामने जो क्लाइंट बैठा होता है मेरे सामने, वो आधा घंटा बोलता रहता है, अरे साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने पार्टनर को 2 रुपया दिए थे, उससे 4 रुपए मांगे थे, फिर मैंने ये किया, मैंने चेक दिया, ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया। आधा घंटा होने के बाद मैं उसको बोलता हूं, बाबू मेरे को तेरा केस समझ में आ गई, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई है। प्रॉब्लम ये है बाबू कि तूने पैसे दिए, सामने वाले ने अपना काम नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट तेरा ब्रीच हो गया है, मेरे को समझ में आ गया है। 3-4 लाइंस में मैंने उसको ये बात समझा दी, मेरा क्लाइंट एकदम खुश हो गया, क्या इंटेलिजेंट वकील है, उसको मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने कहा बाबू अब प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गई है, अब मैं केस की आर्ग्यूमेंट करूंगा, समझ में आ रहा है? अब मैं तेरा केस फाइल करूंगा, तू मेरा बैंक अकाउंट नंबर ले ले, ओके, और वकालतनामा साइन कर और फीस ट्रांसफर कर, फिर देख मैं तेरी आर्ग्यूमेंट करता हूँ। सर आप पहले अपनी फीस ले लो सर। ना ये सब बाद में होता रहेगा, है ना? पहले आप अपनी फीस, आपको अपनी फीस की चिंता है, पहले आप फीस ले लो। हाँ सर, इंट्रोडक्शन हो गया, 3 स्टूडेंट होगा तो 3.2% डिस्काउंट भी दूंगा मैं उसको। सो सबसे पहले, जैसे मेरे क्लाइंट ने मेरे को देना ही नहीं है, मेरा क्लाइंट ने मुझे 2 रुपया नहीं देना जब तक मैं उसको ये ना बता पाऊं कि मैं तेरा मुद्दा समझ गया हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन इज अंडरस्टूड। इसलिए मैं उसके दिल में जगह ही नहीं बना पाऊंगा, और जब मैं दिमाग में जगह नहीं बना पाऊंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा ही नहीं। वैसे एग्जामिनर जब तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं देखता, ओके, उसको ये बात समझ में ही नहीं आती कि इसको ये आगे क्या लिखेगा नालायक, इसको तो समझ में नहीं आया। एवरीवन, सो ऑलवेज योर आंसर शुड बी स्टार्टिंग विद 2-3 लाइंस ऑफ एन इंट्रोडक्शन। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? 2-3 लाइंस ऑफ इंट्रोडक्शन में तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करवाओगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, कोशिश करोगे को कोड डाल दोगे, कोड से बड़ी मदद हो जाती है, राइट, कि तुम इंप्रेस कर देते हो एग्जामिनर को। इन अदर वर्ड्स तुम अपना मुद्दा समझा दोगे। मेरी फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? ये सबसे क्रूशल पार्ट होता है, चक्रव्यूह में एंटर ही नहीं करोगे तो लड़ाई क्या करोगे? तो चक्रव्यूह में एंटर करने के लिए तुम्हें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और जितना ज्यादा प्रिसाइज तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, एग्जामिनर उतना इंप्रेस होगा। फिर आएगा उसके बाद कि अब मैं इस इंट्रोडक्शन का करूंगा क्या। अब मुझे उस इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं कोर्ट केस में जाऊंगा, अब मैं जाना चाहता हूं, तो मेरे क्लाइंट के बीच में एक लड़ाई हुई थी, ओके, मैं हस्बैंड को सपोर्ट कर रहा था, हस्बैंड ने एक दिन वाइफ के साथ झगड़ा किया, हस्बैंड मेरा क्लाइंट हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, वाइफ को उसने थप्पड़ मारा,
जो कि नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो जोर से गिर गई बेचारी। जैसे वो गिर गई उसके सर लग गया दीवार पे और वो मर गई। सर ये तो डाउरी का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो बात तो सही है, लेकिन क्योंकि उसकी डेथ हो गई, हस्बैंड के ऊपर मर्डर चार्जेस लग गए। मेरी बात समझ में आई है? सुनो सर, ये मुद्दा खतरनाक है। क्वेश्चन समझा है आपको? प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई है। प्रॉब्लम ये है, क्या हर किलिंग को मर्डर बोला जा सकता है? समझ में आ रहा है? तो मैं पहली लाइन में बोलूंगा, क्लाइंट मेरे को नहीं लग रहा कि जो तूने मारा है किलिंग है, लेकिन वो मर्डर नहीं है। तूने डेथ कॉज की है, लेकिन वो मर्डर नहीं है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं डालूंगा इस इंट्रोडक्शन के बेस पर अपनी आर्गुमेंट। मैं बोलूंगा, माय लॉर्ड, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस, my husband XYZ was having an heated altercation with his wife. In the ensuing altercation, my husband, my client, unintentionally slapped the deceased, because of which she died. Reading from the text of section 299 IPC, read with section 300 IPC, only a death which has been caused by intentional, malicious, deliberate attempt shall be termed as murder. Since my client has unintentionally hit the deceased person, this does not fall in the definition of murder in section 299 IPC. Read with section 300. Hence, my lord, this should not be considered as murder. सर बात समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this. सबको समझना? सर आपने आपकी आर्ग्यूमेंट की, दिस इज बॉडी। क्या सर? दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी। What is this? This is the body. Everyone has understood this or not? This is the body of the answer. This is the body of the answer. बात समझ में आ रहा है? So this is the वो पार्ट जहां पर तुम अपना फैक्ट्स एक्सप्लेन करोगे, कंटेंट एक्सप्लेन करोगे, तुम्हें जो कुछ आता है रिलेटेड टू फैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जैसे चाइना वाला बॉर्डर वाला केस है, तो चाइना वाले में तुम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करोगे, चाइना में तुम न्यूक्लियर की बात करोगे, चाइना में तुम इकोनॉमी की बात करोगे, चाइना में पाकिस्तान के सपोर्ट की बात करोगे, चाइना में तुम बात करोगे विद रिलेशनशिप टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो भी तुम्हें बात करनी है, इंडो पैसिफिक बात करोगे। ये सब कहां बात करोगे? बॉडी। बॉडी कभी भी इंट्रोडक्शन से 1 सेंटीमीटर उधर उधर नहीं होनी चाहिए। जिस थीम में तुमने इंट्रोडक्शन की थी, उसी थीम में तुमको बॉडी लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ये सुनो, जिस थीम में तुमने इंट्रोडक्शन की थी, अभी अभी मैं समझ गया था कि ये किलिंग की बात हो रही है, मर्डर की बात हो रही है। कैसा लगेगा अगर जब मैं आर्ग्यूमेंट करने लगूं तो मैं बात करने लग जाऊं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की? कैसा लगेगा कि मैं अचानक प्रॉपर्टी की बात करने लग जाऊं? कैसा लगेगा कि मैं अचानक कुछ और ही बात करने लग जाऊं? जज साहब क्या बोलेंगे? साहब अपनी है ना फाइल लो और गेट आउट ऑफ द कोर्ट। हाँ सर, ये क्या डिस्कस, ये व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट? यस और नो? सबको समझ में आए? यही बात बोलेंगे ना। तुम भी तो यही करते हो, मेनी टाइम्स तुम भी तो यही करते हो। हाँ सर, हम भी तो यही करते हैं। जब ये सब कुछ होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम इंट्रोडक्शन कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है, हम हवा में कुछ और डालने लग जाते हैं। एग्जामिनर को बड़ा इरिटेशन होता है, वो लगता है यार ये आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए व्हाट नॉट टू डू। इंट्रोडक्शन की अगर थीम है इंडिया चाइना, इंट्रोडक्शन की थीम है इंडिया चाइना प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन की अगर थीम है कि इंडो चाइना प्रॉब्लम अब वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच गया है, तो तुम्हारी बॉडी
इसी पॉइंट्स के आसपास घूमनी चाहिए। तुम्हें 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर जाने का ना जरूरत है, इनफैक्ट ये बैकफायर करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये सुनो। तो अब अगर मैंने ये आर्ग्यूमेंट की, राइट, कि मुझे ये मुद्दा समझ में आ गया है और मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो मेरी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। कहां गई आपकी आर्ग्यूमेंट? मैंने आर्ग्यूमेंट की थी, कहां चला गया आर्ग्यूमेंट मेरी? हाँ, तो ये पूरी आर्ग्यूमेंट कर दी मैंने, अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली वाला ये पूरा। अब मैं लास्ट स्टेटमेंट जरूर बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा, माय लॉर्ड, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटेड आर्ग्यूमेंट, for using the law related and the facts of this case, we can safely agree, we can safely conclude, we can safely prove that X cannot be held guilty of murder. हाँ सर, मेरी बात समझ में आ गई? जिसको हम लोग थ्योरम के एंड में नहीं लिखते थे, हेंस प्रूव। हाँ सर, प्रूव करने के बाद भी लिखना पड़ता था हेंस प्रूव। हाँ सर, वो तुम्हें बोलना पड़ता था ना, मैम मार्क्स नहीं काट लेती थी। हाँ हाँ, मार्क्स काट लेती थी। मैंने बोला मैडम मैंने प्रूव तो कर लिया। बोले नहीं बेटा, लिखना जरूरी होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, वरना मार्क्स नहीं दूंगी। वैसे ही, ओके, वैसे ही वैसे ही वैसे ही तुमको आफ्टर यू पुट एन आर्ग्यूमेंट, तुमको बॉडी लिखने के बाद तुम्हें लिखना होता है कंक्लूजन। क्या लिखना होता है? कंक्लूजन। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो तुमको कंक्लूड करना होता है, हेंस वी कैन अग्री, हेंस दिस इज करेक्ट, हेंस दिस इज प्रूवन, वी कैन सेफली से। जो मर्जी भाषा में तुम इस तरह से भाषा में यूज कर सकते हो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा है? ये सुनो, ये देखो रियान, तो यहां पे क्या लिखा है? ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर सजेस्टिंग, हाँ सर, हेंस प्रूवन। बात समझ में आ रहा है? यस सर, आर सजेस्टिंग, हाँ सर, प्रूव हो गया सर। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल। सो यहां पर भी, राइट, बोथ द नेशंस आर ट्राइंग टू डोमिनेट, मीनवाइल देयर बाय, क्या लिखा सर? देयर बाय, हाँ सर, hence everyone has understood, हाँ सर, thereby everyone is understanding, हाँ सर, मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? everyone is understanding, हाँ सर। so the situation here is, okay, situation here is कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा जरूरी है। everyone has understood this part. so आपको ये अल्टीमेटली बोलना पड़ेगा कंक्लूजन। किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी को, नॉट ऑल, किसी किसी क्वेश्चन में आपको सजेशन भी देना पड़ सकता है। क्या देना पड़ सकता है सर? सजेशन। व्हाट इज अ सजेशन? कि तुमने बोला है कि सजेस्ट द पॉसिबल रिफॉर्म, ओके, सजेस्ट पॉसिबल रिफॉर्म्स, ओके, तो सजेस्ट पॉसिबल रिफॉर्म्स है ना, हाँ, तो तुम सजेस्ट भी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, नो वी शुड जॉइन हैंड्स, राइट, द वर्ल्ड नीड्स अस, there should be diplomatic intervention, there should be border control, we must delineate the border, economic disparity must be removed, counter terrorist efforts should be united between the two countries। जो आपको सजेशन लग रही है वो आपको दे दो। आई होप मैं तुम्हें बहुत सिंपल रख रहा हूं ताकि तुमको मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स में ना घुमा दूं, राइट, मैं तुम्हारे लिए सिंपल बोल रहा हूं, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया ऑफ एन आंसर। तो तुम्हारे 4 पार्ट्स हो गए, ओके। वन पार्ट ये तुम्हें धीरे धीरे आएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज ऑलवेज द बॉडी, थर्ड पार्ट इज ऑलवेज द कंक्लूजन। कभी कभी रेयर केसेस में, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द फोर्थ पार्ट विल बी अ सजेशन। ये कॉम्बिनेशन तुमको हमेशा अपने आंसर में रखना है, राइट। सो यू शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, body and conclusion, सबको समझना है। In some cases you should have a suggestion also. Everyone has understood this or not?
सो अगर तुम इस तरह के आंसर्स लिखोगे ना बेटा, अब तुमने सुन लिया, तुम्हें बड़ी खुशी होगी, हाँ सर, लेकिन दैट शुड नॉट बी द एंड ऑफ इट, राइट? दैट शुड नॉट बी द एंड ऑफ इट। द आइडिया हियर इज, ये बहुत धीरे धीरे आता है। इट टेक्स कंसिस्टेंट एफर्ट। जैसे हम लॉयर्स को यही आर्ग्यूमेंट्स करना कि हम उसी लाइन पे करें, पहले इंट्रोडक्शन करें, फिर बॉडी करें, फिर कंक्लूजन करें, फिर सजेशन करें, ये ना धीरे धीरे आती है। आमतौर पे किसी जूनियर लॉयर के पास जाओगे ना, वो केस समझने में 2 घंटा लगा लेता है, फिर वो जब आर्ग्यूमेंट करने लगता है ना भाई, वो दुनिया की सारी बातें आर्ग्यू कर देता है एक्सेप्ट कि वो जो इंट्रोडक्शन क्या होती है। फिर जज साहब उनको डांटते हैं कि सी, प्लीज टेक सजेशंस फ्रॉम योर सीनियर एडवोकेट, यू आर वेवरिंग ऑल अराउंड, मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो सोचा ओ, स्कूल में तो ये समझ सिखाया ही नहीं था। पर ये धीरे धीरे आता है। वैसे तुम अभी आंसर लिखोगे, तुम्हारा आंसर फिर इधर उधर चले जाएगा। इंडिया चाइना की बात करते करते तुम म्यांमार की बात करने लगोगे, म्यांमार की बात करते करते तुम लोग वियतनाम की बात करने लग जाओगे, फिर तुम्हारे मन की कोई इच्छा जागृत हो जाएगी, तुम वो करने लगोगे। क्योंकि हमें स्कूल में पेजेस भरना सिखाया था, एवरीवन, कि कुछ भी तो लिख दो यार, पेजेस भरो। पेजेस भरने से यूपीएससी नहीं एग्जाम देता। सर हमने तो शोले की स्टोरी लिखी थी स्कूल में, शोले की स्टोरी लिखी थी, हाँ सर। तो वो सब यहाँ पर अलाउड नहीं होता। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो अगर तुम इनको प्रैक्टिस करोगे, और ये सिर्फ पहला दरवाजा है, ओके, तो और तुमने ठीक से कर दिया, तो तुम फिर बहुत विश्वास से कर बोल पाओगे दैट वन डे आई विल बी अ सिविल सर्वेंट। ओ समझ में, बिकॉज अगर तुम्हें एग्जाम के मार्क्स, एग्जाम में आंसर लिखना नहीं आया, तो बेटा तुम मेंस नहीं पास करोगे। यूपीएससी एट द एंड ऑफ द डे इज एन आंसर राइटिंग एग्जाम। आई विल बी अ सिविल सर्वेंट, हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सजेशन। ओ, अब तो नहीं भूलोगे, हाँ सर। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सजेशन। सबको समझ में आ रहा है ये सब? सबको समझ में? सो इसी सीक्वेंस में जाना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सजेशन। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो तुमको ऐसा सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ आंसर्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। यू विल ग्रेजुअली फॉलो दिस पार्ट। प्लीज बस इतना याद रखना, ओके, दिस इज नॉट स्कूल। स्कूल वाली चीजें अनलर्न कर जाओ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? स्कूल वाली चीजें अनलर्न कर जाओ, वो तुमको मरवा देगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?